बसंतपुर नामक एक गांव में दिनेश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ छोटे से घर में रहता था। दिनेश जंगल से लकड़ी काटकर और शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे दिनेश बहुत ही परेशान होता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, जंगल अब खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनी बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहाँ से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तभी दिनेश की बीवी कहती है, तुम कब तक यूं ही लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते हो? हमारे जो मोहल्ले में जो सुरेश रहता है, उसकी ज़मीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है और वह उस पर कंपनी बनाएगा और उसके बदले सुरेश को करोड़ों रुपये मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 2 करोड़ रुपये? मुझे तो करोड़ों का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ, जब जाके 200-300 रुपये कमा पाता हूँ, लेकिन सुरेश इतने पैसे का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेच के उसने 5 बीघे जमीन खरीद भी ली और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया? ये तो सोने पे सुहागा है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। आजकल खेती में वैसे भी रखा क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती है। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन गौरी, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता हूँ। वो तो मेरे पूर्वजों की निशानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच तो अभी भी पहले जमाने जैसी है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है। तुम आज भी वहीं के वहीं हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, तब कहीं चल के 100-200 रुपया कमा पाते हो। कभी कभी तो वो भी नहीं कमा पाते हो और कभी बाहर दुनिया में भी निकल कर देख लिया करो कितने अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो गौरी, मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। कल मैं जमींदार के पास जाऊंगा। उनकी नज़रों में कोई अमीर लोग हो जो हमारी भी जमीन खरीद लें। हम भी इस जमीन को बेचकर दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई नया कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन दिनेश जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। तुम्हारी नज़रों में कोई जमीन खरीदने वाला हो तो मुझे बताओ। तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो जिसको गिरवी धर के मैं तुमसे पैसे ले गया था? मालिक, अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं। सोच रहा हूँ जमीन बेच के कुछ नया कारोबार शुरू कर लूँ। जमींदार अपने मन में सोचता है कि दिनेश की वह जमीन तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, लगभग मेरे हिसाब से 3 करोड़ की। अगर वह जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। दिनेश, तुम सही कह रहे हो। कल मुझे अपने जमीन के एक बार कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागज लेके आ जाऊंगा। इतना कहकर दिनेश अपने घर चला जाता है। और वह अगले दिन अपने जमीन के कागज लेकर जमींदार के घर पहुंच जाता है। ये लीजिए जमींदार जी, मेरे घर के कागज। मैंने ये कागजात बहुत ही संभाल के रखे हुए थे। जमींदार सोचता है दिनेश की जमीन अपने नाम कैसे कराएं। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार दिनेश से कहता है, अरे दिनेश, तुम्हारी जमीन तो ये सरकारी है। कागजों में साफ साफ लिखा है। तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कागजात तो मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। ये जमीन तो हम पे बहुत पहले से है। यह जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो कागज पे लिख रहा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पे लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम किसी और पे लिखवा लो।
पहले जमाना ऐसा ही था, कोई किसी की जमीन भी ले लिया करता था। पहले जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिला करती थी। पहले मेरे दादाजी के पास एक आदमी रहता था, वह दादाजी की बहुत सेवा किया करता था, इसलिए मेरे दादाजी ने उसे 50 बीघे जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर वो जमीन आज हमारे पास होती तो कम से कम 100 करोड़ की होती। पहले जमाने में क्या किसी को क्या पता था कि ये जमीन सरकारी है या किसी और की। तो मुझे सेठ जी अब क्या करना होगा? अब मेरी जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके सेठ जी यह जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती है, उस पे सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वह सरकार को बता देगा और सरकार तुम्हारी यह जमीन छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथों से तो निकल जाएगी। जमींदार जी अब क्या होगा, आप ही कुछ मुझे बताइए। वैसे तो देख दिनेश, मैं इस सरकारी मामले में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम एक सीधे आदमी हो तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम्हारी यह जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं इस जमीन के तुम्हें केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। लेकिन सरकार को तब भी पता चल गया ना तो यह जमीन वो मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना मैं इस जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी ये सरकार एक न एक दिन जमीन मेरे से ले ही लेगी। मालिक आप सही कह रहे हैं, सरकारी चीज का कोई पता नहीं, आज है कल नहीं। तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मेरी जमीन ले लो। जमींदार दिनेश से कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और उसकी जमीन खुद ले लेता है और दिनेश को 10 लाख रुपया दे देता है। दिनेश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह बात सुनकर दिनेश की पत्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं ही पानी में बहाए? एक बार मुझसे कम से कम पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुमको पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। या ईश्वर, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे जाकर बात करूंगी। दिनेश अपनी पत्नी को लेकर उस जमींदार के घर की तरफ को निकल जाता है। अभी उसे रास्ते में महेश मिलता है। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं तुम्हें भाई साहब, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने तो इनका पागल ही बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो दिनेश के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ। सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम मुझे एक बार बता तो देते, मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। दिनेश भाई, तुमने ये क्या किया? अब तुम ही बताओ भाई साहब, अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह जमींदार तो एक नंबर का बदमाश है, हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुरेश दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और वहां जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, क्यों लालचंद जी, तुमने दिनेश की जमीन को सरकारी जमीन बता के अपने नाम करवा ली? अरे तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। तुम ये क्या कह रहे हो मुखिया जी? दिनेश से वह जमीन मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है। ये खुद चलकर मेरे पास अपनी जमीन बेचने के लिए आया था। मैंने तो इससे कोई भी जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद ही इससे पूछ लीजिए। दिनेश, लालचंद सही कह रहा है कि तुम अपनी जमीन इसके पास बेचने के लिए गए थे। मुखिया जी, मैं जमींदार के पास पूछने के लिए गया था कि तुम्हारे पास कोई जमीन खरीदने वाला हो तो मेरी जमीन बिकवा दो, लेकिन जमींदार जी ने तो मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे ही अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपया दे दिए और मेरी जमीन तो करोड़ों की है। दिनेश, तुम करोड़ों की बात करते हो,
जानते भी हो करोड़ों कितने होते हैं, कभी देखे भी हैं। और तुमने तो अपनी मर्जी से जमींदार को अपनी जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे, जब तुम्हें अपनी जमीन नहीं दिखी थी कि मेरी जमीन करोड़ों की है। फिजूल में भले आदमी को क्यों परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी हैं। उन पे आरोप लगाते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आती है। गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसलिए वह जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सुरेश एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, दिनेश एक अनपढ़ आदमी है और जमींदार जी ने धोखाधड़ी से उसकी जमीन अपने नाम करवाई है। आप इंसाफ कीजिए। अब तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे। देख रहे हो जमींदार से दिनेश ने 10 लाख रुपए लिए हैं। फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहाँ से आ गई? मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी जमींदार से मिले हुए हो और तुम दोनों मिलकर दिनेश को लूट रहे हो। मैं तुम दोनों पर मिलकर आईपीसी धारा 400 का केस करूंगा धोखाधड़ी का, जो कि धोखाधड़ी के लिए लगाया जाता है। अरे ये 420 की धारा क्या होती है? मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ और तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि मुकेश एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर मुझ पे कोई केस हुआ तो मेरा तो मुखिया का पद ही छूट जाएगा और जेल होगी सो अलग। अरे रमेश भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो हमारे तो गांव की बदनामी होगी। इसलिए हम इस मसले को यहीं सुलझा देते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, दिनेश एक अनपढ़ आदमी है। तुम्हें इसकी जमीन तो वापिस करनी ही होगी। लेकिन मुखिया जी, ले कुछ नहीं मुखिया जी, तुमने वह जमीन मुकेश से धोखाधड़ी से ली है। तुम्हें वह जमीन मुकेश को अभी के अभी वापिस करनी होगी। जमींदार मुकेश के जमीन के कागज उसको वापिस कर देता है। इसलिए सुरेश अपनी समझदारी से मुकेश के जमीन के कागज वापिस करवा देता है और फिर दिनेश अपने जमीन को अच्छे दामों पर बेचकर अपने घर खुशी खुशी रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब